हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सर, UPPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिक्स टेक्निकल से हैं और आप लोगों ने अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो दोस्तों, अब हर दिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा उसके साथ प्रतिदिन आपको एक ट्रिक भी इसके साथ मिलेगी, जिससे कई सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज की ट्रिक है चांद सोए पाताल में, और यहाँ पर लिखा है टेक्निकल ट्रिक 1/100। तो यहाँ हम आपको 100 ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा। तो 100 दिन में आपको 100 ट्रिक ख़त्म करवा दूँगा और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। और जितना मैं ट्रिक बताऊँगा प्रत्येक ट्रिक में बहुत दम रहेगी और प्रत्येक ट्रिक से ज़्यादा चांस रहते हैं पेपर में आने की। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बताते हैं इसका क्या मतलब है चांद सोए पाताल में। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि लिखा है चांद सोए पाताल में, इसके नीचे एक मैंने मोबाइल नंबर लिख डाला है। तो यहाँ एक मोबाइल नंबर लिखा गया है जो लिखा है 9899604790। तो यहाँ दोस्तों जैसे चांद ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया चांदी। तो चांदी की जो चालकता होती है वो कितनी होती है दोस्तों? चांदी की चालकता होती है 98%। अगला यहाँ पर लिखा है 100। तो 100 से हो गया आपका सोना। इसकी चालकता होती है चांदी से 1% अधिक। ठीक है, तो चांदी से 1% अधिक मतलब चांदी सोने की चालकता कितनी हो गई? 99%। इसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है दोस्तों? 60%। एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है? 60%। अगला आपका आता है पीतल। तो पीतल को ब्रास भी कहा जाता है। तो पीतल की चालकता होती है 47%। इसके बाद आता है तांबा। तो तांबा को कॉपर भी कहते हैं और इसकी चालकता होती है कितनी? 90%। और यहाँ से दो क्वेश्चन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें छिपे हुए हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन चार धातुओं के नाम दे देगा, 2 और 2 इधर से 4 धातुओं के नाम दे देगा। फिर पूछेगा कि निम्न में से कौन सी धातु एक मिश्र धातु है। या फिर रीजनिंग में क्वेश्चन बनाएगा चांदी, सोना, एल्युमिनियम और पीतल ऐसे दे देगा। फिर पूछेगा कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो इस एंगल पर अगर रीजनिंग के एंगल पर अगर देखा जाए तो दोस्तों ये पीतल आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है निकेल और कॉपर की। तो दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है सब लोगों को। यहाँ 98 और 99%। सोने की चालकता तो 99% है, उसके बावजूद भी अगर किसी पेपर में अगर आ गया चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, ये ऑप्शन आ गए और पूछा गया कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो दोस्तों जनरली लोग सोना देख करके इस पर मार देते हैं, परंतु ये इसका आंसर नहीं लेता है। आंसर लेता है हमेशा चांदी। यहाँ ऑप्शन दिया, यहाँ नीचे क्वेश्चन लिखा गया है कि गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर कौन सा है दोस्तों? सिल्वर। यहाँ लिखे हैं गुड कंडक्टर सिल्वर होता है। तो ये चांदी को ही अच्छा चालक क्यों मानते हैं? चांदी को अच्छा चालक इसलिए माना जाता है क्योंकि सोने की अपेक्षा चांदी बहुत सस्ता है और केवल चालकता में तो 1% का डिफरेंस है। अगर हम 10 ग्राम सोना खरीदेंगे उतने में हमारा 1 किलो चांदी आ जाएगा। तो अगर तार खींचे जाएंगे तो लगभग बराबर चांदी से जो है बहुत ज़्यादा तार खींचे जा सकते हैं, जबकि सोने से बहुत कम तार खींच पाएंगे। दूसरी बात, सोना महंगा है, चोर इसको जल्दी से चुरा लेंगे। कुछ लोग तो तैयार बैठे होंगे चुराने के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी कम्यूटेटर मोटर होती है। तो यहाँ लिखा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती हैं उसमें, या एकल फेज इंडक्शन मोटर जो होती हैं, प्रेरण मोटर होती हैं, तो इनमें से कम्यूटेटर टाइप की मोटर कौन सी है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर जो सीरीज मोटर होती है एसी की श्रेणी मोटर, या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्या? यूनिवर्सल। क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल मोटर।
यह इसी का एक नाम और होता है सार्वत्रिक मोटर, सार्वत्रिक मोटर। ठीक है, तो जो कम्यूटेटर का जिस मोटर में उपयोग किया जाता है वो होती है सीरीज मोटर। अब दोस्तों यहाँ जैसे कि ये सैडेड पोल मोटर दिया गया है, तो जो सैडेड पोल मोटर होता है इसको छादित मोटर भी कहते हैं, छादित मोटर। इसका नाम छादित मोटर ही क्यों पड़ा? क्योंकि इस मोटर के जो पोल होते हैं ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये आच्छादित होते हैं। पोल कटा हुआ होता है और ढक दिया जाता है किससे, एक कापर के पतले से सेगमेंट के द्वारा, एक छल्ले के द्वारा। तो ये छल्ले के ही कारण इस मोटर का नाम सेड पोल पड़ा। इसको सेडिंग रिंग कहा जाता है और ये कापर का बना होता है। और ये सेडिंग रिंग पोल पर द्वितीय कुंडली का, किसका, सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य भी करता है। दोस्तों सेडेड पोल मोटर जो होते हैं इसकी दक्षता 5 से 35% होती है। अगला देखते हैं जो कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर जो है, इसका मतलब हुआ कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। तो यहाँ पर कैपेसिटर के द्वारा स्टार्ट हो गई और इसके बाद ये कंटिन्यू रन करने लगी। इस प्रकार की मोटर को हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ये मोटर बनाई जाती है। तो यहाँ पर इसका जो रोटर होता है ये कैसा होता है, स्क्वायरल केज, कैसा, गिलहरी के पिंजरे के समान। ठीक है, गिलहरी के पिंजरे के समान स्क्वायरल केज। इसमें सिंगल फेज का रोटर होता है, एक संधारित्र लगाया जाता है और ये जो वाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं हम कौन सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये होती है रनिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो होते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, स्टार्टिंग वाइंडिंग में फेरों की संख्या होती है ज़्यादा और रेजिस्टेंस भी अधिक होता है, जबकि रनिंग वाइंडिंग में फेरों की संख्या होती है कम और इसका तार मोटा होता है, मोटा होता है दोस्तों। इस मोटर का उपयोग जनरली सीलिंग फैन और टेबल फैन तथा फर्राटा पंखों में किया जाता है। आगे लिखा है स्टेपर मोटर। तो ये मोटर भविष्य की मोटर भी इसको कहा जाता है। इस मोटर का यूज आपने देखा होगा, जैसे लेमिनेशन मशीन रहता है, प्रिंटर रहता है। ठीक है, प्रिंटर रहता है, प्रिंटर में, लेमिनेटेड मशीन में, रोबोट में और सैटेलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। स्टेपर मोटर की भी दक्षता दोस्तों बहुत कम होती है। इसकी दक्षता भी 5 से 35% के ही आसपास होती है। स्टेपर मोटर एक ऐसी मोटर है जो केवल सिंगल पोल पर कार्य करती है। स्टेप में ये मशीन चलती है। इस मोटर के साथ में एक डीसी सर्किट की आवश्यकता होती है। इस मोटर को डायरेक्ट ही एसी सप्लाई से नहीं प्रचालित किया जा सकता है। अब आई बात सीरीज मोटर की। जो सीरीज मोटर होती है ये होती है जनरली दो प्रकार की, एक होती है डीसी सीरीज, एक होती है एसी सीरीज। डीसी सीरीज मोटर को केवल हम डीसी सप्लाई के द्वारा प्रचालित कर सकते हैं। एसी सीरीज मोटर को एसी और डीसी दोनों से प्रचालित किया जा सकता है, क्योंकि एसी सीरीज जो मोटर होती है इस मोटर को यूनिवर्सल मोटर भी कहा जाता है। दोस्तों जितनी ऊपर वाली जो मोटर पढ़ी, सेडेड पोल, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्टार्ट रन मोटर, इसके बाद स्टेपर मोटर, तो इन सभी मोटरों में से जो डीसी का, जो ये एसी का सीरीज मोटर है, इसकी स्टार्टिंग टार्क मतलब किसी भी सामान को उठाने की शक्ति, स्टार्टिंग टार्क इसका सबसे ज़्यादा होता है। अब दोस्तों इसके ग्राफ की बात करते हैं। जो डीसी सीरीज मोटर होता है इसका ग्राफ एसी सीरीज मोटर के समान होता है, परंतु कुछ डिफरेंस होता है। इसमें कुछ इस प्रकार के बिंदु मिलेंगे आपको। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। तो कि डीसी सीरीज मशीन की अगर बात की जाए तो डीसी सीरीज मोटर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस हिसाब का होता है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक होता है ये। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। चलिए आंसर इसका हो गया दोस्तों कौन सा, इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गर्मा गर्म लैंप। दोस्तों यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे गर्मा गर्म दाल चावल मिल रहे हैं। गर्मा गर्म लैंप में टंगस्टन फिलामेंट के बाष्पीकरण को रोकने के लिए की थोड़ी मात्रा का उपयोग करें। तो जो लैंप होता है
गर्मा गर्म मतलब इनकंडेंसेंट लैंप हो गया। जो हम लोग सूर्य, कौन सा, जो सूर्य बल्ब लेते हैं 10 रुपये या 20 रुपये या 12-15 रुपये का जो आता है, ठीक है, इस लैंप को इनकंडेंसेंट लैंप या GLS जनरल लाइटनिंग सर्विस, इस लैंप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी लैंप को, इनकंडेंसेंट लैंप को ही या GLS लैंप को गरीब के रसोई का चिराग भी कहा जाता है। दोस्तों जो आपका इनकंडेंसेंट लैंप होता है, जो सूर्य बल्ब होता है, ये 10 रुपये वाला छोटे छोटे जो लैंप होते हैं, ठीक है, इनमें लैंप जो टंगस्टन का जो फिलामेंट लगा होता है, इसके बाष्पीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो दोस्तों याद रखना है, नाइट्रोजन गैस अल्प मात्रा में भरी जाती है। पहले लैंप को निर्वात किया जाता है, उसके बाद पुनः इसमें ये नाइट्रोजन गैस एंट्री करवाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, AC वाइंडिंग में फ्रैक्शनल पिच, लॉन्ग पिच, कार्डेड वाइंडिंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों याद रखना है, इसका ऑप्शन है दूसरा। जो फ्रैक्शनल पिच जो होता है, ठीक है, लॉन्ग पिच कार्डेड का जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो होती है, वो क्वाइल पिच जो होती है, ये किससे, पोल पिच से अधिक होती है इस पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ पूछा गया है दोस्तों। तो किरचॉफ का प्रथम नियम हर गली, चौराहे, नुक्कड़ और प्रत्येक मोड़ पर ये किरचॉफ का नियम होता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर जगह किरचॉफ का नियम लागू होता है। दोस्तों एक बार अपने बीते हुए भविष्य में झांक करके देखिए, आपको हर जगह किरचॉफ का नियम नजर आएगा। जैसे कि आप अपने किसी भी पड़ोसी, पास वाले किसी भी चौराहे पर जाइए, यहाँ से अगर कोई गाड़ी गई या इधर से कोई गाड़ी आई तो इस साइड में या कहीं ना कहीं तो चली जाएगी। अगर कोई वाहन इधर से आया तो इस साइड में जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ऐसे ही कोई भी किसी भी पटरी पर कोई ट्रेन आई और ये ट्रेन इधर यहाँ से आई, इस मोड़ से इस साइड में गई या फिर इधर की तरफ चली गई, किसी न किसी मार्ग पर ये ट्रेन जरूर जाएगी। तो यहाँ पर इसके इस जंक्शन बिंदु पर क्या बचेगा दोस्तों, एक बार सोच करके देखिए। इस जंक्शन बिंदु पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर केवल शून्य बचेगा। तो दोस्तों यही बस किरचॉफ का नियम है। तो इसके बारे में अब आपको परिभाषित रूप से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चालक है, ये कोई चालक हो गया, ठीक है, इस पर किसी भी एक सिरे से या दूसरे सिरे से धाराओं को अगर भेज दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं तो चली जाएंगी, परंतु इस जंक्शन बिंदु पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके हिसाब से किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको KCL के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, इसी को किरचॉफ का बिंदु नियम या पॉइंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ ने जो अपना पहला नियम दिया है पॉइंट लॉ या KCL, तो इन्होंने कहा था यदि किसी धारावाही चालक के किसी भी जंक्शन बिंदु पर आने वाली सभी बीजगणितीय धाराओं का योग और वहां से जाने वाली सभी बीजगणितीय धाराओं के योग के बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी धारावाही चालक के जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि सिग्मा I इक्वल टू 0, इस हिसाब से इसको दर्शाया जा सकता है। अब देखिए जरा, एक बिंदु पर या नोड पर मिलने वाली सभी शाखाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऑप्शन सी नंबर आपका राइट है, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों अभी हाल ही में आंसर शीट जो आया है 2-3 दिन पहले, उसी आंसर शीट का ये क्वेश्चन था। दिया गया था दिए गए प्रतीक की पहचान करें। तो दिए गए प्रतीक की पहचान करें, ये प्रतीक चिन्ह किसका है। तो दोस्तों आप लोगों ने थायरिस्टर का नाम सुना होगा, थायरिस्टर का नाम, थायरिस्टर। तो ये जो है थायरिस्टर परिवार का एक मुखिया है। इसमें एक एनोड, एक कैथोड और एक द्वार, ठीक है, गेट को द्वार भी कहा जाता है। एक एनोड, एक कैथोड और एक गेट होता है। ये एक इस प्रकार का ट्रांजिस्टर, इस प्रकार का ये डायोड होता है जिसमें एक गेट भी होता है। ठीक है, तो गेट वाले डायोड को हम किस नाम से जानते हैं? गेट वाले डायोड को दोस्तों जानते हैं SCR के नाम से। इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन
नियंत्रित दिष्टकारी, इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन नियंत्रित दिष्टकारी। तो ये जो सिंबल है दोस्तों, ये SCR का सिंबल है। इसमें एक एनोड, एक कैथोड और एक गेट होता है। इसको हम एक के नाम से जान सकते हैं। इस साइड में आपका प्लस होता है और इधर होता है माइनस। ठीक है, जो कैथोड होता है ये ऋणात्मक और एनोड जो होता है ये धनात्मक होता है और गेट के द्वारा इसमें कंट्रोलिंग किया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें AC सप्लाई का DC सप्लाई में कंट्रोल के साथ परिवर्तन करना। तो दोस्तों ये जो सिंबल दिया गया है ये SCR का सिंबल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं IGBT। इसका पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर IGBT का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है IG FET। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। याद रखना दोस्तों, IG FET का पूरा नाम है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया MOSFET। ये इसका फुल फॉर्म अभी UPPCL में पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो याद रखना दोस्तों, सभी का मैंने फुल फॉर्म बताया। जैसे कि यहाँ पर सिलिकॉन का होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कई बार पूछा गया है कि SCR किसके द्वारा बनाए जाते हैं। इसका पहला अक्षर ये प्रतीत करता है कि ये सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है। IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, IG FET इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मोटर की बाइंडिंग के लिए किस प्रकार का परीक्षण नहीं किया जाता। तो दोस्तों याद रखना, मोटर की बाइंडिंग के लिए टार्क टेस्ट नहीं किया जाता है, बाकी उसकी ध्रुवता परीक्षण, पोलैरिटी टेस्ट और कंटिन्यूटी टेस्ट और रेजिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, ये सभी टेस्ट किए जाते हैं। रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए हम जो मोटर की वाइंडिंग होती है उसके रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेगर की चाल को कितना रखा जाता है, 160 RPM रखा जाता है मेगर की चाल को। तो मेगर जो होता है ये जनरली टेस्टिंग के लिए 500 वोल्ट प्लस माइनस DC सप्लाई का उपयोग में लाया जाता है। मेगर एक ऐसा यंत्र है जिसमें स्वयं की सप्लाई होती है। इसमें किसी भी सप्लाई का बाहर से उपयोग नहीं किया जाता है। मेगर एक PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इसमें DC शंट मोटर का उपयोग किया जाता है जो कि कैसी सप्लाई देता है, स्थायी सप्लाई प्रदान करता है। मेगर को हमेशा 160 RPM की स्पीड पर ही चलाना चाहिए। तो रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों, इसका आंसर है आपका A राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार के लैंप में फ्लोरोसेंट लैंप के समान कार्य सिद्धांत होता है। तो फ्लोरोसेंट लैंप के कार्य के सिद्धांत जो है वो CFL का कार्य सिद्धांत होता है। CFL का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया है दोस्तों, तो याद रखना CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और इनकंडेंसेंट लैंप को हम अन्य रूप में भी जानते हैं। इनकंडेंसेंट लैंप होता है, इसको गरीब के घर का चिराग या फिर GLS लैंप भी कहते हैं। ये वही सूर्या बल्ब है जो 10 या 12 रुपए का आता है। एक बात और दोस्तों, जो आपका इनकंडेंसेंट लैंप होता है इसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। ये याद रखना आप लोग। जो शक्ति गुणांक होता है cos फाई का मान इनकंडेंसेंट लैंप का इकाई होता है।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी CFL। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है LED आमतौर पर के साथ डोप नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना LED को बनाने के लिए गैलियम सिलिकेट का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, गैलियम सिलिकेट का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। बाकी सभी के द्वारा डोपिंग के द्वारा LED बनाई जा सकती है। ये डोप क्या है? ये डोप एक शब्द जो आया है, ये डोप क्या है दोस्तों? डोप क्या है? तो ये डोप समझ लीजिए पहले। तो सबसे पहले बात आती है कि जो आपके अर्धचालक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है इंट्रेंजिक सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रेंजिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये मिट्टी में ये स्वतंत्र रूप से, कैसे? स्वतंत्र रूप से असमान या अनिश्चित आकृति में प्राप्त होते हैं। जबकि एक्सट्रेंजिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इनको किसी एक चालक धातु के द्वारा शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ डोप किया जाता है। कोई त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी धातु को मिला करके इसमें एक नए तरीके का या कोई एक अन्य अर्धचालक तैयार किया जाता है। जो एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें N टाइप और P टाइप दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर या ऐसे अर्धचालक जिनको शुद्ध अर्धचालक के साथ कोई अल्पमान की त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी धातु मिला करके तैयार किया जाए। तो दोस्तों जो LED होता है ये गैलियम सिलिकेट के द्वारा नहीं बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लकड़ी, कपड़ा सुखाने, हड्डी सुखाने किस इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इनके सभी कार्यों के लिए हम जनरली किस हीटिंग का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इन सभी कुचालक पदार्थों को गर्म करने के लिए या पकाने के लिए एक हीटिंग होती है जिसको परावैद्युत तापन के नाम से जाना जाता है। तो ये परावैद्युत तापन जो होता है सभी प्रकार के तापन प्रणाली में या हीटिंग सिस्टम में ये परावैद्युत तापन एक विशेष प्रकार का तापन है। इसका शक्ति गुणक हमेशा कैसा होता है दोस्तों? लीडिंग होता है। जो cos फाई होता है, पावर फैक्टर होता है, जो PF होता है, ये कैसा होता है? हमेशा लीडिंग होता है। क्योंकि परावैद्युत तापन में किसी भी एक कुचालक पदार्थ को बीच में रख करके इसके ऊपर दो धात्विक प्लेटें लगाई जाती हैं, एक निचले स्तर में एक ऊपरी स्तर में, और इसी में सप्लाई प्रदान कर दिया जाता है। तो जो कुचालक पदार्थ होता है बीच में, इस तापन के माध्यम से इस कुचालक पदार्थ में ही संपूर्ण ताप उत्पन्न होता है। तो इसमें जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है, इसमें जो शक्ति व्यय होती है वो शक्ति क्या होगी? P = जैसे होती है VI cos फाई। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है, ये धारा क्या प्रवाहित होगी? यहाँ पर I = कुचालक पदार्थों के लिए V/R लेते हैं। तो यहाँ R के स्थान पर हम XC लेंगे क्योंकि बीच का माध्यम रेजिस्टिव है और XC का मान होता है 1/ω। XC का वैल्यू जो होता है 1/ωc होता है। तो इस नाते जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा V × ωc। अब इसके स्थान पर हम लोग रख सकते हैं I = V² तो I बराबर ये जब हम रख देंगे तो यहाँ पर पावर का वैल्यू हो जाएगा क्या? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P = V² 2π FC cos फाई। इसके माध्यम से यहाँ पर कुचालक पदार्थों के लिए cos फाई का मान हम स्थायी रखते हैं। और ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका वोल्टेज। तो दोस्तों जब इस कुचालक पदार्थों में जो पावर लॉस होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी का मान जितना ज़्यादा रखा जाएगा उतने जल्दी ये पदार्थ गर्म हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक हीटिंग होता है, परावैद्युत तापन होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी को जो आवृत्ति होती है, इसमें आवृत्ति को मेगाहर्ट्ज में लिया जाता है। ये रहता है 10 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति को इसमें
लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका कुछ अलग पदार्थों को गर्म करने के लिए, हड्डियाँ वगैरह सुखाने के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, सब्जी है, दूध है और पास्चराइजेशन दूध का जब किया जाता है तो इसी माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन को, इसका आंसर है आपका पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरलेस फर्नेस, मतलब बिना कोर की भट्टी का पावर फैक्टर कितना होता है। तो दोस्तों सभी प्रकार की मशीनों में सबसे कम पावर फैक्टर इसी का होता है 0.1। तो जो पावर फैक्टर होता है कोरलेस का 0.1 होता है। तो दोस्तों याद रखना ये आपका पहला ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें ऊर्जा के कुछ घटक हैं, पावर फैक्टर दिए गए हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग याद रख सकते हैं कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसका पावर फैक्टर कितना होता है, 95% से 98% तक इसका पावर फैक्टर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसका हम लेते हैं 1/2 फुल लोड पर या फिर हो जाएगा ये 50%। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आर्क नाम कहीं भी अगर आपको मिल जाए, ठीक है, आर्क लैंप मिले, आर्क ट्रांसफार्मर मिले, सॉरी आर्क लैंप मिले, आर्क फर्नेस मिले या आर्क वेल्डिंग मिले, तो ये आर्क नाम अगर कहीं भी आपका मिल गया तो इसमें सभी प्रकार के आर्क जहां पर आते हैं उनके सबके लिए उनकी दक्षता हो जाएगी 60 से 80%। तो दोस्तों याद रखना है इसको। नेक्स्ट दिया गया है डीसी मोटर, एसी मोटर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसके साथ साथ में आपको अभी बताया गया उच्च परावैद्युत तापन, जो परावैद्युत तापन है या उच्च भंवर धारा तापन, कौन सा, उच्च हाई HIGH हाई ईडी करंट लॉसेस या ईडी करंट हीटिंग, भंवर धारा तापन। एक बार फिर से सुन लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, डीसी एसी मोटर, परावैद्युत तापन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और इसके बाद ईडी करंट हीटिंग, भंवर धारा तापन। इनके सभी की दक्षता जो होती है वो होती है कितनी, 50%। आगे अल्टरनेटर की इफिशियंसी जो होती है वो कितनी होती है, 85% होती है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 85%। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रवेश, इसको पेनिट्रेशन भी कहा जाता है। सूत्र में धातु आवेश की मोटाई होती है। तो यहाँ पर दोस्तों भरा जाएगा आपका जो टी होता है ये 1/√F के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेनिट्रेशन क्या है, तो ये पेनिट्रेशन जो भट्टियाँ होती हैं उसमें एक प्रकार की एक घटना होती है, डेप्थ मान लीजिए कोई अगर पदार्थ है तो इसमें कितनी गहराई तक ये टेम्परेचर जा रहा है। पेनिट्रेशन को ताप भेदन गहराई क्या कहा जाता है, ताप भेदन गहराई इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसको प्रदर्शित किया जाता है टी के द्वारा। ये जो टी होता है ये समानुपाती होता है 1/√, फ्रीक्वेंसी के। तो दोस्तों इसमें ताप भेदन आवेश के लिए जो मोटाई दी गई है ये टी होता है 1/F के, F का पावर 1/2 या √F के सीधे समानुपाती। तो दोस्तों ताप भेदन गहराई जो होती है, पेनिट्रेशन जो होता है, इसके टी के द्वारा इसको संबोधित किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है T = रो इंटू 10⁻⁹ और इंटू होता है यहाँ पर 1/2 पाई। तो ये ताप भेदन गहराई का फॉर्मूला है। दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे कि आप लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं कभी भी 1/पाई का मान अगर पूछ दिया जाए या 1/पाई का वैल्यू आपको ज़रूरत पड़े तो हम पाई का वैल्यू जैसे जानते हैं कितना होता है पाई का वैल्यू, जनरली हम फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ 1/पाई, पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू जो 3.14 होता है तो 1/पाई का वैल्यू क्या होगा, तो 1/पाई का वैल्यू देखो बताते हैं, बड़ा आसान से आपको याद भी रहेगा। इस पॉइंट को सबसे पहले हम 0 पॉइंट लिख लेंगे, अब आगे के दो संख्याएं लिखेंगे 31 और 4 का दोगुना कर देंगे 8 हो गया। तो अब हमेशा इसको याद रखना 1/पाई का वैल्यू 0.318 होता है, जबकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो इससे याद रखेंगे इसके दो अंक जो हैं ये पॉइंट के बाद कर देते हैं और 4 का हम दोगुना कर देते हैं, ठीक है। इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 8 हो जाएगा। 1/पाई का वैल्यू 0.318 होता है। इसका राइट आंसर है बी। दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, एजेक्स वेट कोल टाइप फर्नेस में चैनल का आकार होता है कैसा। तो ये चैनल क्या होता है, सबसे पहले एजेक्स वेट जो भट्टी होती है इसमें चैनल क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना है, इसका चैनल वी आकार का होता है और इसी को हम द्रोड़ी भी कह सकते हैं। और इसमें भरा जाता है क्या, पदार्थ जो धातु हमको जो गलानी होती है वो इसी में भर दी जाती है। तो इस द्रोड़ी को हम वी आकार की द्रोड़ी बनाते हैं, या फिर हम यू आकार की बना सकते हैं, या फिर हम आयताकार बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी सही, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव इसके जो द्रोड़ी जो चैनल हैं ये वी आकार के, यू आकार के और आयताकार तीनों प्रकार के बना लिए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना छोड़ें। तो दोस्तों अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर करें, हमको बहुत खुशी होगी। और कमेंट तो दोस्तों आप लोग एकदम नहीं करते हैं, कमेंट तो ज़रूर किया करें। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे और आपको किस क्वेश्चन की और किस टॉपिक की आवश्यकता है हमारे पास लिख भेजिए, मैं आपको उसी से संबंधित आपको ट्रिक बताऊँगा। और हमको अच्छा लगेगा जान करके कि हमारे दोस्त हमको कमेंट करते हैं। तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंस रहा है तो हमको ये व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर सीधे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इसी नंबर से ज्वाइन भी हो सकते हैं। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।